इस बारे में याद करते हुए विष्णु और ऋतिक दोनों भयानक और भय महसूस करते हैं। अगले दिन यहाँ तक कि चरण, तरुण और तरुणी ने पैलेस में कुछ मनोरम गतिविधियों को नोट किया। वे मछली, मटन और चिकन जैसे नॉनवेज देखते हैं और किसी के द्वारा पकाया जाता है। तरुण को जंगल में कुछ संदेह होने लगता है और इसके बाद वह अपने एलईडी लेंस कैमरे के माध्यम से महल और जंगल के दृश्य लेता है। वह छवियों को पी.एस. राजू और राम को भेजता है। प्रभावित होकर राम आगे समूह को जगह में और उसके आसपास होने वाली घटनाओं की जांच करने के लिए कहता है। धीरे धीरे महल के वानिकी पक्ष गहरे हो जाते हैं और चारों ओर के कमरों में रोशनी बंद हो जाती है। इस समय धारिणी एक मृत घोड़े की बेईमानी और सड़ी हुई गंध को नोटिस करती है। वह भयभीत होकर मृत घोड़े का स्थान देखने चली गई। हालांकि वह गलती से एक स्टोर रूम में घुस जाती है। वहां वह कुछ पारंपरिक चाकू, हथियार और एक कीमती सोने के आभूषण को देखती है जो बहुत चमकता है। इसी बीच तरुण अपने दोस्तों के साथ धारिणी को खोजता है। आखिरकार वे शोरूम में प्रवेश करते हैं और उससे मिलते हैं। अरे धारिणी, हम सब तुम्हें कहाँ खोजे, क्या तुम यहाँ ही हो? धारिणी से पूछा। हाँ धारिणी, मैं केवल यहाँ था। इस सोने के आभूषण को एक बार देखिए। धारिणी ने अपने दोस्तों और धारुण को दिखाते हुए कहा। यह कीमती लग रहा है, ऋतिक ने कहा। लेकिन यह क्यों चमक रहा है? चरण से पूछा। यह एक पुराना सोने का आभूषण है। इसका इस्तेमाल तमिल शासकों नामनी चेरा, चोल और पांड्य के समय में किया गया था। वे इसे अपना भगवान मानते हैं, इसलिए यह बहुत चमकता है, धारुण ने कहा। धारुण को छोड़कर जब अन्य सभी ने आभूषण को छुआ, वे तुरंत अपने हाथों को लेते हैं, सदमे को सहन करने में असमर्थ। इसके अलावा ये पांचों एक घोड़े में उनके अलावा एक बुरी आत्मा का सामना करते हैं। डरकर सब भाग जाते हैं। उस भूत और आभूषणों की फोटो खींचकर धरण अकेला दूर से आता है। हालांकि जैसे ही पांचों जंगलों से भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे सांप और मकड़ी को देखते हुए उनका पीछा करते हैं। वह दुष्ट आत्मा अब उन पांचों को पकड़ लेती है और विषैले सांप और मकड़ी को अपने आदेशों से नियंत्रित करती है। तुम कौन हो? हमें क्यों पकड़ा है? धारुण ने पूछा। पहले आप सभी कौन हैं? आप इस जंगल में क्यों आए? इसके अलावा आरक्षित और खतरनाक होने के लिए कहा गया। भावना से पूछा। क्योंकि हमें जंगल में मौजूद खतरों को जानना चाहिए था, पांचों ने कहा। कृपया हमें छोड़ दो, हम इस जगह से बचना चाहते थे, विष्णु ने कहा। यह असंभव है। जब तक मैं आपको आदेश नहीं देता तब तक आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जब आप फिर से विला में प्रवेश करते हैं, भावना ने कहा। सभी पांचों को फिर से एक ही पैलेस में फेंक दिया गया। उस समय तरुण ने छत में एक राजा की तस्वीर को नोटिस किया और उसे ले गया। अपनी तस्वीर के पीछे उन्होंने एक नंबर 0-0 नोटिस किया जो एक अलग लिखावट शैली में लिखा गया था। उलझन में वह धारिणी से पूछता है। एक प्रशिक्षित शतरंज खिलाड़ी होने के नाते वह उससे कहती है कि यह शतरंज के नाम में राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतीक है। मुझे लगता है जो भावना हमें मिली है वह एक राजा है, धारुण ने कहा। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऋतिक ने पूछा। बोलने की उनकी शैली और हमें संभालने का तरीका, इससे मुझे लगता है कि क्या वह एक राजा है। दोस्तों ने घर में उसके बारे में और अधिक खोज करने का फैसला किया। हर कमरे की खोज करते हुए वे अंततः एक पुरानी मूर्तिकला पुस्तक में आते हैं जिसे ताड़ के पत्तों में लिखा गया है। तरुण उसे पढ़ने लगता है। कहानी अब 16वीं सदी में लौटती है। बताई गई आत्मा का नाम रत्नास्वामी नायर है। आय वह थिरापल्ली साम्राज्य, मद्रास राष्ट्रपति के अधीन तत्कालीन क्षेत्र का राजा था। यह स्थान अच्छे जल संसाधनों, बहुत सारे वन्यजीवों और वन संसाधनों से समृद्ध था। इन चीजों के कारण कई अन्य भारतीय राजवंश और विदेशी लोग, जिनमें चीनी, मुस्लिम शासक और ब्रिटिश साम्राज्य शामिल थे, को जलन महसूस हुई। चूंकि यह जगह तांबे और बॉक्साइट संसाधनों से समृद्ध है, कुछ चीनी इसे जगह से हथियाने का इरादा रखते हैं। इसके बाद जगह में प्रवेश करने के लिए वे कुछ भारतीय राजवंशों की मदद लेते हैं। वे सभी रत्नास्वामी नायर के साथ एक युद्ध आयोजित करने का निर्णय लेते हैं। युद्ध को देखते हुए वह भगवान शिव के सामने कीमती सोने के आभूषण के साथ अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं। आगे नायर ने भगवान शिव से अनुरोध किया, इन स्थानों में संसाधनों का किसी के द्वारा शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इस आभूषण की जमकर रक्षा की जानी चाहिए। जब कोई भी अजनबी इस जंगल की पर्यावरणीय स्थिति को नष्ट करने के लिए आता है तो इस आभूषण को इस तरह की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस भूमि आगे इस आभूषण को केवल एक शक्तिशाली और साहसिक स्वभाव वाले व्यक्ति द्वारा ही छुआ जा सकता है। यदि बाकी लोग स्पर्श करते हैं तो उन्हें झटका प्रसारण मिलेगा। यह जानते हुए भी कि वह अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण युद्ध नहीं जीत सकते, उन्होंने ऐसा बनाया है। बिगड़ती सेहत के अलावा नायर ने भारतीय राजवंश और चीनी सेना की जमकर लड़ाई की और आखिरकार उन्हें हरा दिया। हालांकि फाइनल में चीनी विजयी हुए। चूंकि नायर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर देता है और उन्होंने उसे बेरहमी से खत्म कर दिया। हालांकि जब से उन्होंने भूमि की रक्षा के लिए अनुष्ठान किया है, उनमें से सभी को नायर की आत्मा, विषैले सांप और मकड़ी द्वारा मार दिया जाता है। तब से उन्होंने उन लोगों को मार डाला जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने के लिए गलत इरादे से इन जंगलों में प्रवेश करने की कोशिश की। वर्तमान में पुस्तक पढ़ने पर दोस्तों को दोषी महसूस होता है और आगे किसी भी कीमत पर जंगल से भागने की कोशिश करता है।
इससे पहले थारुण गलती से सोने के आभूषण को छूते हैं। इसके बाद जंगल की रक्षा करने के लिए अपने पुराने कर्तव्यों पर वापस जाता है। पहली बार जब उसने छुआ तो यह शक्ति खो गई। थारुण ने धारिणी को सांप जो उसे काटने वाला था से बचाया और वे सभी जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। इससे पहले धारुण अपना एलईडी कैमरा लेता है। वे जंगल से भाग जाते हैं और प्रवेश द्वार तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं, जबकि आकाश का गहरा पक्ष धीरे धीरे नीले रंग में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद धारुण ने कुछ दृश्य जो फोटो प्रस्तुत किए उसने जंगल से लिए और उसे राजू को सौंप दिया। इन फोटोज को देखकर वह काफी प्रभावित हैं। अच्छी तरह से किया गया है थारुण, मुझे इस प्रकार के फोटो की उम्मीद थी। केवल राजू ने कहा, सर मुझे लगा कि आपने हमें जांच करने के लिए भेजा है। थारुण ने कहा, नो तरुण, मैं एक आने वाली फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ जिसे हॉन्टेड वन के नाम से जाना जाता है। उसके लिए मैं कुछ गहरे दृश्य स्थानों और कुछ भयानक छवियों की कामना करता हूँ, इसलिए मैंने आपको आपके बोल्ड और बहादुर स्वभाव के कारण भेजा है। राजू, सर फिर वो अफवाह है? थारुण ने पूछा, यह सब एक नकली एकता है। मैंने आपको जंगल में प्रवेश करने के लिए समझाने के लिए कहा था। यहाँ तक कि राम मेरी योजनाओं के बारे में जानते हैं। राजू ने कहा। तरुण मुस्कुराते हैं और खुद से कहते हैं कि वे कहानियाँ जिन्हें उन्होंने फंसाया था उन्हें और उनके दोस्तों ने अपने जीवन में देखा है।